गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई है भाई आप सभी की। ब्रजानंद जी, अंकित सिंह, सुमित, राहुल, निखिल, गुरुदेव प्रणाम कह रहे हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम। एक बार बताना भाई क्लास स्टार्ट हो गई क्या? तब तक मैं एक बार पीडीएफ निकाल लेते हैं हम एक। यस, क्लियर है, स्टार्टेड कह रहे हैं। ओके, रचित, देवेंद्र, विशाखा, शिवम, एस कुमार, रवि, अहिरवार, कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने भाई मिरर आपकी क्लास में चल रहा है, इससे कुछ न्यूमेरिकल किए थे हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी पढ़कर आए होंगे। और मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से समझने हैं तो उसकी शर्त यह है कि आपको थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो अब कितना आपने पढ़ा वो आपके ऊपर है। अभी हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिससे हम देखते हैं कि थोड़ी सी क्लियरिटी हमें और आए, ठीक है? तो ये बच्चे कह रहा मायोपिया क्या होता है, लेंस पढ़ाएंगे तब आएंगे ये चीजें, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अभी मिरर दर्पण चल रहा है, तो आज की क्लास हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लेंस के ऊपर आ जाएंगे। जब हम लेंस के यूज पढ़ रहे होंगे कि लेंस का उपयोग कहां करते हैं, तब हम आपको पढ़ाएंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारी बातें तब आएंगी, ठीक है? ये बच्चा कह रहा है कि सर मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखा, उसमें एक वीडियो थी जिसमें आपने सेंचुरी लगाई थी, कौन सा मैच था? भाई हमने आज तक कभी सेंचुरी लगाई नहीं है। हाँ, वो मैच जिसकी हमने डाली थी रील, वो मैच हमने नॉट आउट जिताया था, मैं और एक और थे मेरे साथ में। दूसरी टीम बहुत जल्दी आउट हो गई थी, कम ही स्कोर था उनका, तो 9 विकेट हम जीत गए थे। फर्स्ट डाउन में गया था, तो उसका है, पुराना वीडियो है वो, ठीक है? अब तुम भाग ही नहीं पा रहे हैं, पेट इतना निकल गया है। तो पुराना जमाना था वो, 2023, अब चल रहा है 2025, ठीक है? चलो अब पढ़ते हैं, यहां जाओ। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु और उसका का आधा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा आपसे उसने कहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूर, यानी यू की वैल्यू होगी -25 सेंटीमीटर दूर रखी है एक वस्तु, और उसका प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा। बेटा अगर प्रतिबिंब की लंबाई आधी है, यानी आपको क्या बता रहा है ये, लंबाई दुगनी हो तो मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता 2 होती है, और यहाँ पे लंबाई कितनी है, आधी, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी हाफ। लेकिन ये मैग्निफिकेशन को प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, ये बताओ मुझे आप। इस मैग्निफिकेशन को प्लस लिखा जाए कि माइनस? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचक नाम। निखिल ने, निखिल बेटा पिटेगा तो मेरे से। मैंने कितनी बार कहा कि एक बच्चा एक ही कमेंट क्या करे। कल भी मैंने क्लास में 2 बच्चों को ब्लॉक किया है, शाम वाले बैच में। अब अगला नंबर तेरा ही है, ध्यान रखना अगर ये बदतमीजी दोबारा करी क्लास में। देखो बहुत सारे बच्चे तो हम समझ गए, उन्होंने पूरा डिटेल में लिख भी दिया कि सर ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, और उत्तल दर्पण हमेशा सीधी इमेज बनाता है, तो इसकी मैग्निफिकेशन होगी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन होगी +1/2, ठीक है? तो कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी बताइए क्या होगी, ठीक है? अच्छा बेटा ये उत्तल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी जब आप निकालोगे तो पॉजिटिव निकल के आएगी। चलो मैग्निफिकेशन दे रखी है और एफ पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे F/F-U, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन कितनी है, हाफ है। फोकस दूरी निकालनी है, जो चीज निकालनी हो उसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, अपने आप निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा। जो चीज निकालनी है, जो चीज पुट करनी है, उसके साथ प्लस माइनस का ध्यान रखना है। -25, तो हाफ इज इक्वल टू F/F + 25, तो कितना हो जाएगा, F + 25 इज इक्वल टू 2F। बेटा F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर आएगी, फोकस दूरी कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों का आंसर 25 सेंटीमीटर आ रहा है उन सबका बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अगर आप कितनी बातें याद रखोगे वैसे तो खैर, पर फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। देखो कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जितनी फोकस दूरी है, अगर ठीक उतना ही दूर वस्तु को रख दें तो जो मैग्निफिकेशन आती है वो हाफ आती है, आधी लंबाई का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्वेश्चन ही करना, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू तो -25 हो गई, लंबाई आधी है तो मैग्निफिकेशन हाफ हो गई, प्लस है कि माइनस उत्तल दर्पण की मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस में होती है। एफ निकालना है, फॉर्मूला में पता ही है, और मैंने कहा था कि फॉर्मूला बहुत ही फेमस है,
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जिनका आंसर 25 आया उनका एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है। एक क्वेश्चन आप ये वाला करो, तब तक मैं एक चीज ढूंढता हूं। ये करो आप, समर्पित ब्रजानंद, करते रहो भाई। चलो, अब इसने लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। छवि की स्थिति और ऊंचाई का पता लगाएं। अरे, कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। छवि की स्थिति और ऊंचाई का पता लगाएं। मिरर का नाम तो दे नहीं रखा इसने? हाँ, दे रखा है, देखो इंग्लिश में सही लिखा है, फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। बेटा हिंदी में भी माइनस, यहां देख लेना, अब क्लियर हो गया। देखो, इसने कहा कि 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। छवि की स्थिति और ऊंचाई का पता लगाएं। तो जैसे उसने मुझे बताया कि फोकल लेंथ या फोकस दूरी जो है वो -15 सेंटीमीटर की है, तो आप समझ गए होंगे कि फोकस दूरी माइनस में होती है कनकेव मिरर की अवतल दर्पण की, यानी ये कनकेव मिरर अवतल दर्पण है। तो कनकेव मिरर हमारे सामने, उसकी फोकस दूरी कह रहा है कितनी है, -15 सेंटीमीटर की। अगर फोकस दूरी बेटा 15 पे है तो आपको पता है कि सेंटर कितनी दूरी पर होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, कनकेव मिरर में कर लिया करो कि फोकस दूरी 15 तो सेंटर ठीक डबल पे होगा। तो कह रहा है कि फोकस दूर वाले दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। बेटा वस्तु कहां रखी गई है? 25 सेंटीमीटर दूर, यानी 15 सेंटीमीटर तक फोकस दूरी है, सेंटर है 30 पर, यानी वस्तु रखी गई है सेंटर और फोकस के बीच में। तो जैसे मुझे पता चल गया कि वस्तु रखी गई है सेंटर और फोकस के बीच में, तो कनकेव मिरर में आपको पता है कि रिप्लेस मेथड चलता है। तो यहाँ इमेज बनेगी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो सेंटर कहां तक है? 30 तक, यानी इमेज जो बनेगी वो 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पे बनेगी। तो 30 से अधिक पे बनेगी, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा या फिर ये होगा। दूसरा, अब आपको पता है कि कनकेव मिरर में अगर इमेज जहां बन रही है, अगर वहां पे इन्फिनिटी आ गया तो इमेज तो बड़ी होगी, वो इमेज बनेगी वस्तु से बड़ी। तो वस्तु कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की, तो इमेज 4 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, ठीक 4 सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो सकती। कनकेव मिरर में इमेज का साइज वस्तु के बराबर तभी होता है अगर वस्तु सेंटर पर रखी होती 30 सेंटीमीटर दूर, यानी या तो मेरा आंसर ए है या मेरा आंसर डी है। तो इनमें से मुझे अब निकालना है। अब देखो, अब क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू होगी -25, फोकस दूरी दे रखी है -15 सेंटीमीटर की, तो इमेज कहां बनेगी वो आपको निकालना है। तो निकाल लो। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/v किसके बराबर हो जाएगा? 1/f - 1/u के। f की वैल्यू है -15, u की वैल्यू कितनी है? -25। भाई माइनस तो था ही, u के लिए -25, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, 1/25 - 1/15। इसे आप सोल्व कर लो। 1/v बराबर हो जाएगा 25 और 15 का एलसीएम आएगा 75, 25 या 75, 15 पंजे 75, तो 1/v हो गया -2/75। तो v की वैल्यू आ जाएगी -75/2, यानी कि -37.5 सेंटीमीटर। ठीक, देखो ये हमारा रखा है, हमने पहले कहा कि हमारा आंसर 37.5 सेंटीमीटर होगा, तो ये आ गया। अब मुझे बताना कि इमेज का साइज क्या होगा, 6 सेंटीमीटर की 5, तो उसके लिए आप मैग्निफिकेशन निकाल लो, आवर्धन क्षमता। तो मैग्निफिकेशन जितने होगी उतने गुना इमेज बनेगी। तो मैग्निफिकेशन होते हैं -v/u, तो v की वैल्यू कितनी है? -75/2, -75/2। u की वैल्यू कितनी है? -25, -25, तो माइनस से माइनस गया, 25 या 75, तो मैग्निफिकेशन होगी -3/2, यानी कि -1.5। तो मैग्निफिकेशन माइनस का मतलब है कि इमेज उल्टी बनेगी और 1.5 गुना बड़ी बनेगी। तो वस्तु का जो भी साइज होगा उससे 1.5 गुना बड़ी इमेज बनेगी। तो वस्तु 4 सेंटीमीटर की है, उसका 1.5 गुना निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा।
यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर है। ये जो कनकेव मिरर वाला क्वेश्चन होता है, अवतल दर्पण वाला, इसमें ये जरूर क्या करो, देखो उत्तल दर्पण में तो क्या होता है, उत्तल दर्पण में तो भौतिक, अगर आपके सामने ऑप्शन है तो उत्तल दर्पण में तो हो सकता है कि आपको फॉर्मूला लगाना भी ना पड़े। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में इमेज सीधी ही बनती है, छोटी ही बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है, तो वहां तो थ्योरी से काम बन जाएगा। कनकेव मिरर में जो भी फोकस दूरी दे रखी हो, ठीक डबल दूरी पर आप सेंटर मान लो, फिर देख लो कि वस्तु कहां रखी है। यहाँ पे फोकस दूरी 15 तक थी, सेंटर था 30 तक, तो वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूर, यानी वस्तु रखी है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर 30 तक, यानी कि इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। और अगर इमेज जहां बन रही है वहां इन्फिनिटी आ गई तो बड़े साइज की बनेगी। तो थोड़ा सा थ्योरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि मैंने 37.5 क्यों नहीं लिखा, भाई तुम थोड़े से दिमाग से पैदल हो गया भाई, हैं? ये -37.5 है तो इसे -37.5 लिख लो, चाहे यहाँ पे चाहे 75/2 लिख लो। मैंने इसे लिखा कि 37.5 से थोड़ा कैलकुलेशन टफ रहेगी, 75/2 से आसान रहेगी। कह रहा जी 75/2 क्यों नहीं लिखा, वो 37 क्यों नहीं लिखा। एक करो। क्वेश्चन नंबर 14, इस वाले पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसे करना। टाइम टेकिंग नहीं था बिल्कुल भी। कह रहा हमारे से कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बेटा दर्पण कौन सा है, उत्तल, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले आपको पढ़ना है कि दर्पण मिरर कौन सा दिया गया है। तो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो स्थिति, प्रकृति और छवि का आकार बताइए। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधी इमेज बनाता है, तो प्रकृति क्या होगी, इमेज बनेगी इरेक्ट और वर्चुअल, सीधी और आभासी। प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी। ये आपको क्लियर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, तो फोकस तक की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, तो यानी कि जो v की वैल्यू आएगी, जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बनेगी। v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, और इमेज का जो साइज है वो छोटा बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो वस्तु 6 सेंटीमीटर की है तो इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होते तो मैं फॉर्मूला लगाता ही नहीं, मैं केवल ऑप्शन से कर लेता कि उत्तल दर्पण है तो इमेज सीधी ही बननी चाहिए, जिस ऑप्शन में उल्टा लिखा होता उसे बाहर कर देते। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर की है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, तो फोकस तक की दूरी अगर 30 सेंटीमीटर की है, इमेज पोल से फोकस के बीच में बनेगी, तो v की वैल्यू 30 से कम आएगी, इमेज छोटी बनाता है, वस्तु 6 सेंटीमीटर की है तो इमेज 6 से छोटी बनेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम वैसे कर लेते हैं, हमने जान पूछ के ऑप्शन नहीं रखे, वरना आप लोग सोल्व नहीं करोगे और सीधे ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे। ध्यान देखो, वस्तु रखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू की वैल्यू -15, कॉन्वेक्स की फोकस दूरी होती है प्लस में, तो प्लस 30 सेंटीमीटर आ गया। आपको v निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u के बराबर। f की वैल्यू 30 है, u की वैल्यू है -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 प्लस 1/15, तो 30 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 30 कम 30, 15 दूनी 30, तो 3/30 यानी 1/10, तो 1/10 किसकी वैल्यू आई है, 1/v की, तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि आंसर हमारा 30 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, -v/u, तो v की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है 15, तो माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि मैग्निफिकेशन आई है 2/3, यानी इमेज का साइज 2/3 गुना होगा। तो इमेज का साइज क्या होगा, वस्तु 6 सेंटीमीटर की है, उसका 2/3 निकाल लो, 3 दूनी 6 यानी कि 4 सेंटीमीटर का साइज होगा वस्तु का। तो वस्तु का जो साइज आया वो हमारा 4 सेंटीमीटर का निकल के आया। ये कितना निकल के आया, 10 सेंटीमीटर निकल के आया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सागर बाबू ने एकदम बिल्कुल सब कुछ एकदम ठीक लिखा है। विक्की जाट, मुकेश राज, कु, गणगेश पवार, समर्पित, विनय टी, अनुराग, सालू, नवीन, रवि अहिरवार, विषम कुमार विद्यार्थी, हंसा बाई, मीना, नितेश, ये बच्चे कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हुकुमराज, मीना, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको 15, तो माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि मैग्निफिकेशन आई है 2/3, यानी इमेज का साइज 2/3 गुना होगा। तो इमेज का साइज क्या होगा, वस्तु 6 सेंटीमीटर की है, उसका 2/3 निकाल लो, 3 दूनी 6 यानी कि 4 सेंटीमीटर का साइज होगा वस्तु का। तो वस्तु का जो साइज आया वो हमारा 4 सेंटीमीटर का निकल के आया। ये कितना निकल के आया, 10 सेंटीमीटर निकल के आया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सागर बाबू ने एकदम बिल्कुल सब कुछ एकदम ठीक लिखा है। विक्की जाट, मुकेश राज, कु, गणगेश पवार, समर्पित, विनय टी, अनुराग, सालू, नवीन, रवि अहिरवार, विषम कुमार विद्यार्थी, हंसा बाई, मीना, नितेश, ये बच्चे कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हुकुमराज, मीना, ठीक है,
ये हो गया। अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। कुछ क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, ठीक है। देखो, अब बेटा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों का मैं कॉम्बिनेशन कराऊंगा। एक लास्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपकी, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे। अब आपको गलत नहीं करने, ये सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होंगे, वो करेंगे हम, ठीक है। देखो, इसने कहा कि गोलाकार दर्पण है एक। गोलाकार दर्पण में अवतल उत्तल कोई सा भी हो सकता है। कह रहा है कि गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। तो जो इमेज बनेगी उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं अगर मैग्निफिकेशन -0.5 हो? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? 10 के आगे ABCD लिखेंगे। अब थोड़ा फास्ट आंसर देंगे। नवीन का बिल्कुल ठीक आंसर आया, शुरुआत अच्छी होगी क्लास में। हेमंत कुमार मीणा का भी ठीक है, प्राची का गलत है, समर्पित गणेश का ठीक है, गणेश पासवान सॉरी, ऊ का भी ठीक है, विष्णु कुमार विद्यार्थी का गलत है, आशीष का ठीक है, देवेंद्र का गलत है, एस कुमार, उत्कर्ष, निधि, आशीष सबका ठीक, हेमंत मीणा, सागर बहुत बढ़िया, हुकुम राज मीणा। देखो बेटा आप एक चीज देखो, मैग्निफिकेशन में माइनस प्लस मुझे क्या बताता है? माइनस प्लस में बताता है इमेज उल्टी बनेगी या सीधी। तो माइनस का मतलब है कि इमेज तो उल्टी बनेगी, इनवर्टेड उल्टी इमेज बनेगी। और उल्टी इमेज कैसी होती है? रियल, वास्तविक। यानी इमेज बनेगी उल्टी और वास्तविक, यानी कि ए और बी तो बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकते, या तो सी है या डी है। अब मैग्निफिकेशन है -0.5, यानी कि 1 से कम। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इमेज बनेगी छोटी। इसमें क्या था भाई, ये तो हम 20 बार कर चुके हैं क्लास में। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हो तो सेम साइज की इमेज, 1 से बड़ी हो तो बड़ी इमेज, 1 से छोटी हो तो छोटी इमेज। तो डी करेक्ट आंसर है इसका। 3-4 बच्चे मैं देख रहा हूं तब भी गलत कर दे रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता चला तो न्यूमेरिकल तो क्या ही करोगे भाई तुम। पंकज, ऋत्विक, आयुष, युग, इनका सही है। संजय साक्य तो यही बता दे रहा है इसका आंसर है। अरे भाई, सीधी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, सीधा प्रतिबिंब बनता है अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो। और छोटे बड़े के लिए हम <1 या <1 से कंपेयर करते हैं। क्या करना? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? आपको आंसर हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। पूरा नाम लीनियर मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा फॉर्मूला तो आपको पता अलग है, लेटर इन्वर्जन होता है, दाएं का बाएं दिखना, बाएं का दाएं दिखना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन आवर्धन। तो ये आसान है, ये क्या आ गया? दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो अभी हमने पीछे पढ़ा, HI/HO। और V और U की फॉर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के लिए? याद रखना, ये सारी बातें हम दर्पण के लिए कर रहे हैं, लेंस में चीजें बदल जाएंगी। जितना आपको पढ़ा रहा हूं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सारे फॉर्मूले ये सब दर्पण के लिए चल रहे हैं। तो -V/U, यानी कि डी ऑप्शन। ये मुझे लग रहा है कि आप सबसे सही कर रहे होंगे, तो इसमें मैं फालतू में कमेंट पढ़ के टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करो। विनय कुमार बलिया, रचित, उत्कर्ष, विकास, निधि, सुनील, धर्मवीर, विशाखा, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। गुड्डू जी, राहुल यादव, विनय राणा, करते रहो बेटा। इसने कहा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवियां, यानी कि प्रतिबिंब इस स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है? बेटा मैंने आपसे कहा था कि स्क्रीन पर जो इमेज हम प्राप्त कर सकते हैं वो होती है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक। तो ये जो लिखा है वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब होते हैं सीधे। वर्चुअल आभासी का मतलब ये होता है कि जिसका हम केवल आभास कर सकते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो रियल इन लार्ज हो, वास्तविक चाहे बड़ी हो चाहे वास्तविक छोटी हो। तो इसका आंसर बनेगा ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। ये करना, कह रहा है कि कर्व मिरर वेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। एक वक्रीय दर्पण, कर्व मिरर, वक्रीय दर्पण का मतलब बेटा, कर्व मिरर कौन से होते हैं? अवतल को हम स्फेरिकल मिरर, गोलाकार दर्पण भी कहते हैं, कर्व मिरर भी कहते हैं। तो कह रहा है कि कर्व मिरर है, वक्रीय दर्पण है, जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर, यानी कि जिस सरफेस पर प्रकाश टकरा के परावर्तित होगा वो परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय है, उसे क्या कहा जाता है? यहां पे देखना बेटा, जो कनकेव मिरर है इसमें जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो किस पर टकराती हैं? इस अंदर वाली सरफेस पर टकराती है ना, अंदर वाली सरफेस पे, इस पे। तो यहाँ पे जो परावर्तक सतह है वो अंदर की तरफ होती है, अंदर,
ये हमारे पास में है कनिके मिरर, इस पर टकरा के प्रकाशीय किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठी होती है, अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह है वो बाहर की तरफ को उठी होती है, आउटवर्ड होती है, यहाँ पर ये अंदर पॉलिश होती है और प्रकाशीय किरणें टकराती है इस उठी हुई सरफेस पे, इस पे। तो उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ होता है और अवतल दर्पण में कहा होता है अंदर की तरफ। तो उसने अंदर वाला पूछा, तो अगर आपसे पूछे कि कर्ण इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्ण है, अंदर की तरफ को परावर्तक सतह इस पर टकरा के प्रकाशीय किरणें परावर्तित होंगी, वो अवतल दर्पण होता है, और जो बाहर की तरफ को है वो उत्तल होता है। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। तो 7वें का आंसर जिन्होंने ए दिया उनका ठीक है। इसमें चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये क्या हिंदी इंग्लिश बड़ा अजीब से लिखा है। चलो बेटा ऑप्शन नंबर 4 दूसरे पेज पे है, इसमें 1 बाई 1 हम ऑप्शन देखो। पहले वो देखो कि पहले 3 ऑप्शन में 1 2 3 में कौन सही है कौन सा गलत है। लिखा है व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। पहले लिखा है कि इट इज ए पॉइंट फ्रॉम विच द रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यह एक ऐसा बिंदु है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर से प्रकाशीय किरणें आ रही प्रतीत होती हैं। देखो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मेरे पास ये उत्तल दर्पण का जिक्र कर रहा है पहले कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण जो है ये प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अब इन्हें जो प्रकाश की किरणों को फैला रहा है इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ, पीछे की तरफ को। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस वो पॉइंट होता है जहां से प्रकाश की किरणें आपको डाइवर्ज होती हुई आपको फैलती हुई लगती हैं, लगता है कि ये वो पॉइंट है जहां से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। तो कह रहा है कि यह एक ऐसा बिंदु है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही, लगता है कि यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, ए ऑप्शन। बी में क्या है, ये कहां पे लिखा है यार, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा पहले मुझे। इट इज द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। कह रहा है कि यह खोखले गोले का केंद्र है जिससे गोलाकार दर्पण एक हिस्सा नहीं। बेटा देखो इसने कहा कि जैसे मेरे पास में ये कह रहा है कि जो मुख्य फोकस है वो क्या है। बेटा फोकस उत्तल दर्पण में वो पॉइंट है जहां प्रकाश की किरणें में डाइवर्ज होती हुई लगती हैं। दूसरे में कह रहा है कि खोखले गोले का केंद्र है जिससे गोलाकार दर्पण एक हिस्सा। बेटा जो खोखले गोले का जो सेंटर होता है ना वो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है, फोकस नहीं होता। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में खोखला गोला है, इस खोखले गोले का मैंने एक पार्ट कट कर लिया और एक पार्ट कट करके मैंने एक मिरर बनाया, तो जो इस खोखले गोले का सेंटर होगा वो इस मिरर का भी सेंटर होगा, यानी कि वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका फोकस नहीं होगा। फोकस तो वो पॉइंट है जहां से उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें फैलती हुई लगती हैं और अवतल दर्पण में जहां पे प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस और प्रकाश की किरणें इकट्ठी होती हैं, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें फैलती हुई लगती हैं। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया गलत। तीसरा में लिख रहा है कि यह प्रमुख अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिसके माध्यम से मुख्य अक्ष के समानांतर की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद पारित होती हैं मुख्य बिंदु पर। अरे यार क्या लिख दिया भाई ये। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपेयर्स टू राइजिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये कहना चाह रहा आपसे ये कि फोकस कौन सा पॉइंट है। ये कह रहा है कि ये वो पॉइंट है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्रकाशीय किरणें आए तो फोकस वो पॉइंट है जहां से फोकस वाला पॉइंट है ये कि जिससे पास करने वाली प्रकाश की किरणें मिरर पर रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएं, समानांतर हो जाएं। तो ये बात भी ठीक है, तीसरा भी सही है। फोर्थ लिख रहा है कि यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु है। गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु तो पोल होता है, तो ये गलत हो गया। यानी इसमें हमारे पास में एक कौन सा पॉइंट सही है, तीसरा, और एक कौन सा पॉइंट सही है, पहला। तो 1 और 3 इसमें एक्चुअली में कॉम्बिनेशन बने हुए थे, तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो यहां पे देखो इसने क्या लिखा है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो पहला में लिखा है इसने कि इट इज ए पॉइंट फ्रॉम विच द रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम
ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, एक ऐसा बिंदु है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर जिससे प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमें फैलती हुई लग रही हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा हिंदी सही से नहीं लिखा हुआ इसका, अपीयर्स, ऐसा लग रहा है कि प्रकाश की किरणें फैल रही हों। एक लिख रहा है कि मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु है, अगर इससे पास करने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और एक क्या है कि गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु नहीं है, वो तो पोल होता है मध्य बिंदु। तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक सा नहीं बना हुआ हिंदी इंग्लिश में, इसे आप चाहो तो अवॉइड ही कर दो। एक वाला क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 17, उसे अवॉइड ही कर दो क्वेश्चन को ना। उसका हिंदी का ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन है, वो बड़ा गंदा सा है, वो हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज होंगे फालतू में। इसने कहा 17 वाला कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर फॉलोइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इट्स फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज। ये कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि इसकी फोकल लंबाई को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। बेटा अगर वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी होगी 15, ये तो आपको पता चल गया कि 15 होगी, लेकिन प्लस वाली की माइनस वाली आपको पता है कि कनकेव मिरर है तो फोकस दूरी होगी नेगेटिव में, यानी आंसर बनेगा ए ऑप्शन। तो 17वें का ए आएगा, ठीक है, 17वें का ए बनेगा। ये करना क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा है, बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 28वां। एंटी साइंस ज्यादा आते हैं ग्रुप डी में। एनटीपीसी में एक्चुअली क्या है ना, दो पेपर होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 वाला पेपर थोड़ा आसान रहता है, उसमें मैथ रीजनिंग आपको आसान मिलेगी। सीबीटी 2 वाले में थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग थोड़ा टफ मिलती है। इसने कहा कि एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन बताइए। बेटा एक ऐसा दर्पण है जो प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाए, तो सीधा छोटा तो कौन बनाता है, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। कह रहा है कि द मिरर फॉर्म में वर्चुअल इमेज, तो सीधा इमेज तो आभासी इमेज होती है, सही है। मिरर की फोकल लेंथ, अगर मिरर कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, आंसर इसका बी एंड सी, यानी कि बी ऑप्शन। देखो बड़े ध्यान समझना, इसने कहा कि गोलाकार दर्पण सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, तो सीधा छोटा तो उत्तल दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा होता है वर्चुअल आभासी, यानी बी और सी, ठीक है। ये करना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर, मिरर का फॉर्मूला कौन सा है। सारे फॉर्मूले एक जैसे लग रहे हैं तो जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, ध्यान से देखना। पहले अपना साइड में लिख लेना कि हमने क्या पढ़ा है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो अपना लिख लोगे ना साइड में, फिर ढूंढना आसान रहेगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सी ऑप्शन सही है भाई। प्लस में तो चाहिए पहले लिख लो, चाहिए पहले लिख लो, तो प्लस में ही है, तो सी करेक्ट आंसर है इसका। सही है भाई, प्लस में तो ये प्लस में ही है, तो सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 32 करो, 32। एक क्वेश्चन ने बीच में फालतू में वो अजीब सी लैंग्वेज वाला ले लिया, अच्छा खासा माहौल चल रहा था, उसने उसे हटा ही दूंगा मैं, वो कंफ्यूज करेगा फालतू में। ये कह रहा है हमारे पास कि वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, बेटा अवतल दर्पण मैंने कहा था कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी देगा, सेंटर तक की दूरी आप खुद लिख लेना। ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की है तो सेंटर कितने बनेगा, 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो वस्तु कहां पर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर। वस्तु अगर 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर तक की दूरी 20 है, सॉरी फोकस तक की 20 है, सेंटर तक की 40 है, वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूर, वस्तु रखी है सेंटर फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, यानी 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पे। तो 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी का एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया ए। जान पूछ के टीचर ऐसे ऑप्शन रखता है, वो देखना चाहता है कि बच्चा जो है वो टाइम बचा पा रहा है कि नहीं, उसकी थ्योरी क्लियर है कि नहीं है, वो देखना चाह रहा है कि बच्चे को इतना पता है क्या, कनकेव मिरर में अवतल दर्पण में अगर फोकस दूरी 20 है तो सेंटर तक की दूरी 40 होगी, वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वो ये देखना चाह रहा है कि अगर वस्तु सेंटर फोकस के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, यानी सेंटर से अधिक दूरी पर हुई। आंसर बन गया मेरा। तो सबका ए आंसर बिल्कुल ठीक आया, इसमें देख के मजा आ गया मैं एकदम। ये करो, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, प्राप्त होगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1.2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर बिफोर ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू गेट ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर।
फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। देखो इसने कहा है कि वस्तु कहां पर रखी गई है, 30 सेंटीमीटर दूर, तो 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है 1.2 सेंटीमीटर की, और कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 20 सेंटीमीटर से देखो वस्तु रखी गई 30 सेंटीमीटर दूर, यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर होगी, इमेज कितना दूर बन रही है 60 सेंटीमीटर दूर, लेकिन वास्तविक, तो वास्तविक इमेज होती है उल्टी, उल्टी इमेज के लिए वी की वैल्यू नेगेटिव होती है, -60 सेंटीमीटर हो गया। फोकस दूरी कितनी है, अगर अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, भाई अगर आपको पता है कि कनकेव मिरर की फोकस दूरी क्या होती है नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर। तो पिछले वाला क्वेश्चन ही है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में तो यही था कि फोकस दूरी कितनी थी 20, और वस्तु कहां रखी थी 30 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज कहां बनी थी 60 सेंटीमीटर दूर। उसने सब कुछ बता दिया कि 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, इमेज 60 सेंटीमीटर दूर बन रही है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वी की वैल्यू नेगेटिव आती है, और फोकस दूरी है 20, तो कह रहा है कि इमेज का साइज बताओ, तो सीधे सीधे मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन होती है -v/u, वी की वैल्यू है -60, यू की वैल्यू है -30, माइनस से माइनस गया 30 दूनी 60, तो -2 आ गया, मैग्निफिकेशन -2, यानी इमेज बनेगी दुगनी साइज की, 1.2 का दुगना कितना करेंगे तो -2.4, क्योंकि माइनस भी है ना मैग्निफिकेशन में, तो अगर दोनों ही ऑप्शन है फिर प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसका सेकंड आएगा। और वैसे भी आपको ये पता होनी चाहिए थी कि ए तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, भाई उसने कहा कि इमेज जो है वो रियल है, वास्तविक, वास्तविक इमेज होती है उल्टी, और उल्टी इमेज के लिए, उल्टी इमेज के लिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आएगी वो नेगेटिव आनी चाहिए उल्टी इमेज के लिए, या मैग्निफिकेशन नेगेटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता उल्टी इमेज के लिए, तो 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मैंने बीच में से पूछ लिया, उस दिन तो मैंने आपको कनकेव मिरर के यूज एक साथ पढ़ाए थे, कॉन्वेक्स के एक साथ पढ़ाए थे, आपने कर लिया था। ये वाला बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज कनकेव मिरर, ये कह रहा है कि निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग कहां नहीं होता है। क्वेश्चन पहले पूछ चुका हूं, पर आज न्यूमेरिकल के पीछे पूछ रहा हूं तो कितनों को ध्यान है। कह रहा है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज कनकेव मिरर। देखो गाड़ी की हेडलाइट हो, टॉर्च हो, सोलर फर्नेस हो, इन सब में कॉन्वेक्स मिरर, इन सब में कौन सा होता है कनकेव मिरर। लेकिन जो रियर व्यू मिरर है, जो साइड वाला मिरर है, साइड वाला, ये साइड वाला जो मिरर होता है, ये कौन सा मिरर होता है हमारा, साइड वाला मिरर कॉन्वेक्स, तो यहां पे कनकेव मिरर का यूज नहीं करते हम, तो सी ऑप्शन सबका एकदम ठीक आंसर आ रहा है। ऐसे बीच में से क्वेश्चन आ गया, ये डाइवर्जिंग मिरर एज, तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, प्रकाशीय किरणों को फैलाने वाला, तो ये आ गया। वाहनों की हेडलाइट में, तो गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, कनकेव। और मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर गाड़ियों की हेडलाइट आ जाए, कनकेव मिरर में दो ऑप्शन मिल सकते हैं, स्फेरिकल और पैराबोलिक, गोलाकार और परवलयाकार, तो पैराबोलिक परवलयाकार ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। अगर दो ऑप्शन आपको अवतल दर्पण के साथ में दो ऑप्शन मिल जाए, गोलाकार अवतल और परवलयाकार पैराबोलिक, तो पैराबोलिक परवलयाकार ज्यादा अच्छा आंसर होता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है। अवतल दर्पण में करता है रिप्लेस मेथड, अगर वस्तु सेंटर पर रखी है वक्रता केंद्र पे, इमेज बनेगी सेंटर पे। आंसर क्या बन गया, बी। जितना फास्ट मैं कर रहा हूं उतनी फास्ट आपको दिमाग में आंसर आना चाहिए। अब लिख रहा है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो वस्तु को कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो कनकेव मिरर में इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेम साइज की, तो सेम साइज की बनेगी, बड़ा आकार छोटा आकार ये गलत हो गया, सेम साइज की बनेगी। और रिप्लेस मेथड में इमेज बनती है सारी उल्टी, यानी कि वास्तविक, 22 का सी हो गया। एक वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति बताइए। छवि की स्थिति बताइए बेटा। कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण में इमेज कहां रखी है, ऑब्जेक्ट रखा पोल और फोकस के बीच में, पोल देखा यानी कि पोल खंबा होता है सीधा, इमेज बनेगी सीधी बड़ी, और मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे, यानी कि आंसर हो गया सी। जो मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन किए हैं, कितने बच्चों के सारे ठीक थे ये, जो भी मैंने पीछे 4-5 जो हमने थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत ही फास्ट किए हैं, कि कनकेव मिरर में वस्तु सेंटर पे तो इमेज सेंटर बनेगी, सेंटर वाली सेम साइज की बनेगी। अगर वस्तु अवतल दर्पण में पोल और फोकस के बीच में तो इमेज पीछे बनेगी, सीधी बनेगी, बड़ी बनेगी। सारे क्वेश्चन अगर आपके ठीक हुए ना पिछले 4-5 ये, तो समझ जाना कि मिरर की थ्योरी में आपको दिक्कत नहीं है, बस बीच बीच में रिवीजन करते रहना, ठीक है। विशाखा एस कुमार कह रहे जी मेरे, पंकज के भी कह रहे सारे ठीक हुए हैं, अनुराग के भी कह रहे हैं ठीक है, दीपक, धर्मवीर, मनीष। इसने कहा कि वक्रता त्रिज्या आर के संदर्भ में गोलाकार दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, करना ये वक्रता त्रिज्या आर के संदर्भ में गोलाकार दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बराबर होती है। देखो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या होती है बेटा सेंटर तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या आर,
के संदर्भ में गोलाकार दर्पण के फोकस ये है, तो कह रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस और ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ये पूछ रहा है। ये तो आपको पता ही बेटा, ये जो फोकस है तो मिड पॉइंट होता है। अगर जितनी दूरी यहां तक की मैंने बताया था ना कि पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है, फोकस से सेंटर तक की वही दूरी होती है, पूरी आर है तो ये भी r/2 बनेगा, ये भी r/2 बनेगा। तो आपको पता ही है फोकस दूरी रेडियस की आधी होती है, तो ये भी r/2 बनता है, ये भी r/2 बनता है। तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन, बी करेक्ट आंसर है इसका। वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जिसकी फोकस लंबाई f के संदर्भ में बराबर होगी, तो बेटा ध्रुव यानी कि पोल और सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है। अगर फोकस दूरी f हो, अगर फोकस दूरी f है तो सेंटर तक की दूरी होती है रेडियस, जो कि फोकस दूरी की होती है डबल, तो 2f बन जाएगा ये आंसर। बस ये क्वेश्चन ऐसे उड़ाने हैं, इन ज्यादा सम्मान नहीं देना इन्हें। क्या कहते हैं सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु क्या होता है? गोलीय दर्पण ले लो कोई सा भी, तो उसका जो परावर्तक सतह है ये अंदर वाली, इस पर प्रकाश की किरणें टकराएंगी, इसका मिड पॉइंट क्या होता है? पोल। परावर्तक सतह का मिड पॉइंट होता है पोल, टकराएंगी, इसका मिड पॉइंट क्या होता है? पोल। परावर्तक सतह का मिड पॉइंट होता है पोल। तो अब तो तुमने सारे कर रखे हैं, बाकी तो ये ठीक है। आज कर लेना, और जब एक बार हम लेंस पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको और चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि लेंस में भी सेम ऐसे ही चलेगा। जो वहां पर न्यूमेरिकल करेंगे ना बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, बस माइनस प्लस का फर्क आएगा। जब मिरर के फॉर्मूले में प्लस है, बस वहां लेंस में माइनस का निशान लगाएंगे, बाकी सब कुछ काम वही रहेगा। तो एक बार जब लेंस कर लोगे तो मिरर के न्यूमेरिकल भी और इजीली आप कर पाओगे, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा बहुत किसी को दिक्कत रह गई है, थ्योरी तो मुझे लग रहा है कि भाई सबको क्लियर हो गई होगी। थ्योरी तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से बताई है कि उत्तल दर्पण में इमेज सीधी, छोटी, पोल और फोकस के बीच में। अवतल दर्पण में क्या होता है कि रिप्लेस मेथड चलता है, फोकस वाली सेंटर पे, सेंटर वाली फोकस पे, सॉरी फोकस वाली इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, सेंटर को रखते हैं झुका तो वहां पर हमने रिप्लेस मेथड बताया था। तो आप अपने घर पे अपने हाथ से लिख लेना, बिल्कुल क्या करना, बिल्कुल एक प्लेन पेपर लेना, सब कुछ बंद कर देना, किताब बिल्कुल प्लेन पेपर पे अपने दिमाग में सोच के लिखना कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर आया तो दिमाग में क्या रखना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज छोटी, सीधी, पोल और फोकस के बीच में। इमेज सीधी है तो मैग्निफिकेशन इसकी पॉजिटिव ही होगी, छोटी है तो एक से कम होगी, खत्म। अवतल दर्पण में लिख लेना अपने हाथ से कोरे पेपर पे, फिर रिप्लेस मेथड चलेगा, फोकस वाली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाली फोकस, सेंटर वाली सेंटर, ऐसे करके। अगर पेन के मिरर में पोल दिखा, पोल और फोकस, तो पोल वाली इमेज सीधी होती है, मिरर के पीछे होती है, वो लिख लेना। फिर लिखना मिरर का फॉर्मूला कि इसमें यू हमेशा नेगेटिव लेंगे, फोकस दूरी कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, वी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। फिर मैग्निफिकेशन के तीनों फॉर्मूले लिख लेना। फिर जो जो क्वेश्चन कराए हैं उन्हें बार बार करने की ट्राई करना, आपका मिरर अपना हो जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम कैसे बनेगा अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल पे, तो इमेज फोकस और पोल के बीच में है। देखो एक बच्चा कह रहा है रे डायग्राम कैसे बनेगा अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में है। ये हमारे पास में कन के मिरर है, ये हमारे पास में पोल लिख लो यहां, ये फोकस, वस्तु कहां है? फोकस और पोल के बीच में। अब मान लो कि ये आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसे मान लो ए, इसे ले लो बी। अब आप इस बी पॉइंट की इमेज बनाओ, कहां बनेगी? तो कम से कम आपके पास, मैंने 4 रूल बताए थे, उन 4 में से कोई भी 2 रूल यूज कर लो आप। एक रूल आपको क्या बताया था मैंने आपको कि अगर रे पैरेलल है तो पैरेलल रे क्या करती है बेटा? फोकस से पास करेगी, टकराने के बाद ना फोकस से। अगर आपका मन कर रहा है कि सर मैं इस वाले को नहीं लेना चाह रहा क्योंकि ये तो जो रे है ना वो ऑब्जेक्ट के बीच से गुजर रही है, तो इतना बढ़िया नहीं लग रहा मुझे, तो कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं आप। अगर आप इसे नहीं लेना चाह रहे, ये हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, ये मान लो कि ये वस्तु है, ठीक, ये ए, ये बी, ये पॉइंट बी, ये पोल, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। तो मैंने बेटा एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि अगर कोई रे अगर सेंटर से पास कर रही हो तो मिरर पर टकराने के बाद में वो मिरर पर टकराने के बाद में सेंटर से वापस जाएगी। तो मान लो एक रे, चाहे तो आप ये वाली ले लेना, एक रे आपने ये ले ली, यहां से ले लो, यहां से उठा लो ये, कि मान लो यहां से एक किरण गई और ये किरण जो है टकराने के बाद क्या कर रही है? सेंटर से पास कर रही है। या तो ये वाली ले लो, आपका मन करे, आपका मन कर रहा है कि ये नहीं लेना
तो आपको डायग्राम भी तो बनाना है सुंदर बढ़िया में। क्या है, आप ये ले लो कि एक रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी, तो कोई भी एक रे, तो आप 4 रूल में से कोई से भी जो भी आपका मन करे वो उठा लो, जो भी आपका मन करे। अच्छा, एक क्या करो इसमें, एक ये ले लो कि अगर कोई रे पोल पे जिस एंगल पे टकराएगी अल्फा एंगल पे, तो अल्फा पे वापस आएगी, जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे वापस आएगी। ये और ये हो गई। अब यहाँ पे देखना, एक रे तो ये आई जो पोल पे टकराई, ये चली गई, एक पैरेलल वाली फोकस से पास करी, तो डाइवर्ज हो रही है, तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी किरणें, वे तो डाइवर्ज रहे हैं ना, दूर दूर जा रही हैं, तो इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो जिस पॉइंट पे किरणें आपको मिलती हुई लगेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। तो ये जो पॉइंट है पी, ये पॉइंट जो है बी, इसकी इमेज बन रही है, बी ऊपर की तरफ ही बन रही है, तो इसे अगर नीचे की तरफ बढ़ा देंगे तो ठीक इसके नीचे जो पॉइंट बनेगा वो ए होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये बी डैश ए डैश लिख लो, ये जो ए बी था, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी जो इमेज बनी मिरर के पीछे बनी, सीधी बनी, बड़ी बनी, तो ऐसे रे डायग्राम बना सकते हैं आप। ठीक है, हालांकि रे डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे बता दिया, बच्चे ने पूछ लिया तो चलो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।